तो जैसे ही एसिटाइलकोलिन बाइंड करता है अपने रिसेप्टर के साथ, तो वो उस आयन चैनल को ओपन कर देगा और उसमें से जो भी स्पेसिफिक आयन है वो उसमें से पास कर जाएगा। Desensitization क्या होती है? The acetylcholine concentration in the synaptic cleft, which is the space between two synapses, is quickly lowered by the enzyme acetylcholine esterase present in the cleft. एसिटाइलकोलिन एस्ट्रेस, जो एसिटाइलकोलिन मौजूद होता है जब वो अपना एक्शन कर लेता है तो उसका वो डिग्रेड कर देता है। अगर एसिटाइलकोलिन डिग्रेड नहीं होता और वो मौजूद रहता है तो रिसेप्टर डिसेंसिटाइज हो जाएगा। मतलब डिसेंसिटाइज होने का ये है कि अब वो और मज़ीद उस एसिटाइलकोलिन को रिस्पॉन्ड नहीं करेगा। जैसे कि अगर आप कोई भी स्मेल किसी चीज़ को करते हैं पहली दफ़ा तो यू गेट अ फ्रेगरेंस और आपका माइंड उसको परसीव करता है। लेकिन जब आप किसी स्पेसिफिक फ्रेगरेंस या स्मेल के अगेंस्ट बहुत ज़्यादा देर तक एक्सपोज रहें तो आपके ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स डिसेंसिटाइज हो जाते हैं और फिर आपको वो मज़ीद स्मेल नहीं आती, आप मज़ीद उसको परसीव नहीं कर पाते। तो एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर्स का भी यही चक्कर होता है कि अगर एसिटाइलकोलिन अपने टाइम से ज़्यादा वहाँ देर तक रहती है, वो रिसेप्टर्स के साथ बाइंड रहती है, तो वो मज़ीद फिर अपना एक्शन नहीं कर पाती और सेल्स फिर जिन पे रिसेप्टर्स होते हैं वो रिस्पॉन्ड नहीं करते। इसीलिए एसिटाइलकोलिन एस्ट्रेज एंजाइम का रोल इसलिए बहुत ज़रूरी है ताकि वो जितना एसिटाइलकोलिन रह जाता है सिनेप्टिक क्लेफ्ट में उसको वो डिग्रेड कर देता है ताकि सेल डिसेंसिटाइज ना हो। अब आप ये देखें कि इस डायग्राम में, जो डायग्राम है लेफ़्ट साइड के ऊपर, उसमें एसिटाइलकोलिन की बाइंडिंग साइट्स दिखाई गई हैं। जब एसिटाइलकोलिन बाइंड कर गया मिडिल डायग्राम में, तो जब वो बाइंड कर गया तो रिसेप्टर एक्टिवेट हो गया और आयन चैनल्स खुल गए, गेट खुल गया और जो भी सोडियम और कैल्शियम आयंस थे वो पास कर गए। उसके बाद भी अगर रिसेप्टर के साथ वो एसिटाइलकोलिन जुड़ा रहे, मतलब कि वो हटे ना वहाँ से, तो वो डिसेंसिटाइज हो जाएगा। मतलब अब वो मज़ीद रिस्पॉन्ड नहीं करेगा, आयन चैनल्स नहीं खुलेंगे और वो बंद रहेंगे। दैट इज़ वाई डिसेंसिटाइजेशन को रोकने के लिए एसिटाइलकोलिन एस्ट्रेस का रोल बहुत ज़रूरी है। इसमें मैंने आपको जो सेंस ऑफ स्मेल की एग्जांपल दी आप वो याद रखें। जब भी आप किसी परफ्यूम शॉप पे जाते हैं, जब आप एक परफ्यूम को सूंघते हैं तो थोड़ी देर बाद फिर आपको किसी भी परफ्यूम की स्मेल नहीं आती। फिर जो वो आपको सेल्स गर्ल या सेल्स गाय होगा वो आपको कॉफ़ी की स्मेल करवाते हैं ताकि आपको एक डिफरेंट स्मेल आए। फिर आप कोई और चीज़ स्मेल करें या देर के बाद स्मेल करें फिर आपको स्मेल आती है। सिमिलरली इसकी भी ये सिचुएशन है। अगर एसिटाइलकोलिन ज़्यादा देर तक बाइंड रहेगा तो फिर आयन चैनल नहीं खुलेगा। तो इसके लिए एसिटाइलकोलिन एस्टरेज जो होता है एंजाइम, उसका रोल बहुत ज़रूरी है एसिटाइलकोलिन को डिग्रेड करने के लिए। ओपन तब होगा जब एसिटाइलकोलिन बाइंड कर जाएगा अपने रिसेप्टर के साथ और आयन चैनल खुल जाएगा और उसमें से उसके स्पेसिफिक आयंस पास कर जाएंगे। द रिसेप्टर इज़ एन एलोस्टेरिक प्रोटीन। एलोस्टेरिक प्रोटीन का मतलब क्या है? इट इज़ अ मल्टीपल लाइगेंड बाइंडिंग साइट, इट इज़ अ कोऑपरेटिव बाइंडिंग। कि उस रिसेप्टर के साथ एसिटाइलकोलिन तो बाइंड करेगा ही, निकोटीन भी बाइंड कर जाता है। मतलब कि जो निकोटीन है वो भी इसी रिसेप्टर पे बाइंड करता है जो कि एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर है। और दोनों का काम एक ही होता है कि दोनों ही आयन आयन ओपनिंग में हेल्प करते हैं, आयन चैनल ओपनिंग में हेल्प करते हैं। तो इसीलिए इसको एसिटाइल निकोटिनिक एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर भी कहते हैं। ये भी आपको एक डायग्राम दी है, मैंने मल्टीपल डायग्राम इसमें डाली हैं आपकी बेहतर अंडरस्टैंडिंग के लिए कि ये निकोटिनिक एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर है। और ये देखें आपके ये चैनल क्लोज हुआ हुआ है और ये चैनल है कहाँ पे? सेल मेम्ब्रेन के अंदर। जैसे ही एसिटाइलकोलिन आके लगा तो ये चैनल ओपन हो गया और सोडियम पास कर गया, और सोडियम जब पास किया तो वो जो भी अंदर सेल था वो डीपोलराइज हो गया। एक और एग्जांपल मैंने इसमें रखी है कि एसिटाइलकोलिन एक्साइटेड सेल में से इन द फॉर्म ऑफ सिक्रीटरी वेसिकल्स निकला, फिर वो नीचे जो पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन के ऊपर आया, वहाँ पे ये अपने, जैसे कहते हैं, आप देख रहे हैं रेड सेल्स, ये जो ये रेड कलर के आपको ये नज़र आ रहे हैं ना, ये एसिटाइलकोलिन निकला है अपने से ऊपर वाले एक्साइटेड न्यूरॉन से जो कि प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन थी। ये पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन के एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर के ऊपर जो ब्लू कलर का है उसके ऊपर जाके लगा और उसने अपने साथ एसोसिएटेड सोडियम चैनल को खोल दिया और सोडियम अंदर पास हो गया। और सोडियम ने क्या किया आगे जाके, जो अपना जो सेल था उसको जाके डीपोलराइज कर दिया। सो द एसिटाइलकोलिन वाज रिलीज्ड फ्रॉम द एक्साइटेड न्यूरॉन, द प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन, and then it acted, the acetylcholine acted on the postsynaptic acetylcholine receptor, and the acetylcholine receptor is basically a ligand gated ion channel. So जब ligand जो acetylcholine था वो
जब लगा अपने रिसेप्टर के साथ तो उसने अपने साथ एसोसिएटेड आयन चैनल को खोल दिया। ये भी मैंने खुद डायग्राम ड्रॉ की है कि स्टेप 1 होता है कि एक्साइटेड न्यूरॉन, दूसरा स्टेप होता है कि एसिटाइलकोलिन वेसिकल्स बनते हैं, थर्ड स्टेप में एसिटाइलकोलिन साइनाप्स में आ जाता है, फोर्थ स्टेप में एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर के ऊपर एसिटाइलकोलिन लगता है, और फिफ्थ स्टेप में सोडियम उस आयन चैनल के थ्रू सोडियम अंदर आ जाता है और वो डीपोलराइजेशन करवा देता है। प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन वो मेम्ब्रेन होती है जिसमें से एसिटाइलकोलिन निकलती है, और पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन वो होती है जिस पे एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर्स मौजूद होते हैं। नाउ विल टॉक अबाउट द वोल्टेज गेटेड आयन चैनल्स विच प्रोड्यूस द न्यूरॉन एक्शन पोटेंशियल्स। एक्शन पोटेंशियल के बारे में आपने फिजियोलॉजी में ज़रूर पढ़ा होगा, तो वही कॉन्सेप्ट इसमें भी है। सिग्नलिंग इन द नर्वस सिस्टम इज अकॉम्प्लिश्ड बाय अ नेटवर्क ऑफ न्यूरॉन्स, specialized cells that carry an electrical impulse, electric potential, from one end of the cell, which is the cell body, throughout the elongated cytoplasmic extension, the axon. Dendrite वो पार्ट होते हैं न्यूरॉन का जो कि सिग्नल रिसीव करते हैं और सेल बॉडी तक पहुंचाते हैं, और फिर सब सेल बॉडी में से आपके जो उनसे यहाँ पास आउट होने होते हैं सिग्नल्स, तो वो आपके एक्सॉन के थ्रू दूसरे नर्व के अंदर जाते हैं। द इलेक्ट्रिकल सिग्नल triggers release of neurotransmitter molecules at the synapse carrying the signal to the next cell in the circuit. तो जो एक्सॉन होता है वो बेसिकली वो एक सेल का होता है। उस एक सेल ने जब दूसरे सेल तक अपने मैसेज पहुंचाना होता है तो वो क्या काम करता है, वो ये काम करता है कि वो न्यूरोट्रांसमीटर्स विच इज़ द एसिटाइलकोलिन रिलीज़ करता है इन द फॉर्म ऑफ सेक्रेटरी वेसिकल्स, और वो वेसिकल्स में से जब न्यूरो एसिटाइलकोलिन निकलेगा तो अपने दूसरे नर्व के ऊपर अपने रिसेप्टर्स के ऊपर जाके एक्ट करेगा और डीपोलराइजेशन करवाएगा। सो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ वोल्टेज गेटेड आयन चैनल्स विच इज़ द सोडियम, पोटेशियम एंड कैल्शियम voltage gated ion channels. 3 types of voltage gated ion channels are present along the axon. Depolarization of the membrane by neurotransmitter causes sodium channels to open. वही वाली एग्जांपल जो ये शो की है कि डीपोलराइजेशन हो जाती है जब सोडियम एंटर हो जाता है थ्रू इट स्पेसिफिक आयन चैनल। अब वो ये इसके अंदर बात कर रहा है कि वो तो हमने बात की लाइगेंड गेटेड आयन चैनल की, यहाँ पे हम तो बात कर रहे हैं वोल्टेज गेटेड आयन चैनल की। तो जैसे लाइगेंड्स या केमिकल मैसेंजर्स रिसेप्टर्स पे एक्ट करते हैं और आयन चैनल खुलता है, इसी तरह इलेक्ट्रिकल इम्पल्स भी वोल्टेज गेटेड आयन चैनल्स को खोलता है और सोडियम एंटर हो जाता है। तो लाइगेंड के थ्रू भी सोडियम चैनल्स खुल जाते हैं और इलेक्ट्रिकल इम्पल्स या वोल्टेज के थ्रू भी सोडियम चैनल्स खुल सकते हैं। दोनों तरीके से सोडियम चैनल्स खुल सकते हैं, या तो एसिटाइलकोलिन आके रिसेप्टर पे लग जाए या इलेक्ट्रिकल इम्पल्स के थ्रू भी सोडियम चैनल्स खुल जाते हैं, विच रिजल्ट्स द ओपनिंग ऑफ पोटेशियम चैनल्स। सोडियम चैनल्स के साथ साथ पोटेशियम चैनल्स भी खुलते हैं, तो सोडियम बाहर से अंदर आता है और पोटेशियम अंदर से बाहर जाएगा। इस तरह फिर आपका मेम्ब्रेन पोटेंशियल शिफ्ट करता है और आपका सेल इन द स्टेट ऑफ डीपोलराइजेशन चला जाता है। A brief pulse traverses the entire axon, and as soon as it keeps passing, previous gates get closing. Wave of depolarization also causes the calcium channels to open. Gated ion channels convey signal in either of the two ways. अब आयन चैनल्स जिस भी तरीके से खुले, या लाइगेंड के थ्रू खुल गए या इलेक्ट्रिकल इम्पल्स या वोल्टेज के थ्रू खुल गए, वो कन्वे सिग्नल कैसे करेंगे विद इन द सेल, उसके दो तरीके हैं। या इट विल चेंज द साइटोसोलिक कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एन आयन सच एज कैल्शियम, और कैल्शियम फिर एक्ट करता है एज अ सेकेंडरी मैसेंजर, और इट चेंजेस द वोल्टेज और द इलेक्ट्रिक impulse within the cell and affects other membrane proteins which are sensitive to the voltage or the electrical impulse. तो आयन चैनल ने जिस भी किस्म का आयन चैनल था, या तो वो कैल्शियम की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा देगा विद इन द सेल और वो कैल्शियम फिर सिग्नल ट्रांसडक्शन करेगा, या वो जो इम्पल्स है वो दूसरे वोल्टेज गेटेड रिसेप्टर्स को ओपन करेगा। तो इस तरह प्रोपेगेट होता है सिग्नल। मॉलिक्यूलर मैकेनिज्म ऑफ सिग्नल ट्रांसडक्शन क्या होता है? सिग्नल ट्रांसडक्शंस आर रिमार्केबली स्पेसिफिक एंड एक्सक्विजिटली सेंसिटिव। 4 features of signal transducing systems include the specificity, the amplification, the desensitization and integration. स्पेसिफिसिटी से मुराद क्या होता है कि स्पेसिफिक होती है एक चीज़ दूसरे के लिए। तो प्रिसाइज मोलेकुलर कॉम्प्लीमेंट्री बिटवीन द सिग्नल एंड द रिसेप्टर मॉलिक्यूल्स,
weak non-covalent forces that mediate enzyme substrate and antigen antibody reactions। मतलब एक रिसेप्टर के ऊपर जब एक लाइगेंड लगता है तो उनके बीच में वीक कोवलेंट बॉन्ड्स बनते हैं, इंटरमोलिकुलर बॉन्ड्स बनते हैं। इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म रिसेप्टर्स आर ओनली प्रेजेंट इन सर्टन सेल टाइप्स। फॉर एग्जाम्पल थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन जो कि आपके निकलता है आपके हाइपोथैलेमस में से, वो आपके सिर्फ एंटीरियर पिट्यूटरी पे एक्ट करता है, वो हेपेटोसाइट्स के ऊपर एक्ट नहीं करता। जो रिलीजिंग हार्मोन्स होते हैं वो आपके हाइपोथैलेमस में से निकलते हैं और वो जाके आपके पिट्यूटरी पे एक्ट करते हैं। तो थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन इज रिलीज्ड बाय द हाइपोथैलेमस एंड इट एक्ट्स ओनली ऑन द एंटीरियर पिट्यूटरी, इट डज नॉट एक्ट ऑन हेपेटोसाइट्स। तो ये स्पेसिफिसिटी है सिग्नल ट्रांसडक्शन सिस्टम की। सिमिलरली epinephrine alters glycogen metabolism in hepatocytes but not in erythrocytes। तो एपिनेफ्रीन जिसका दूसरा नाम एड्रीनालीन भी होता है, एड्रीनालीन आपकी बॉडी में शुगर लेवल ग्लूकोज लेवल को बढ़ाता है। कैसे? ग्लाइकोजन मेटाबॉलिज्म को ऑल्टर करता है आपके हेपेटोसाइट्स या लिवर सेल्स में। और एपिनेफ्रीन सिर्फ आपके हेपेटोसाइट्स के ग्लाइकोजन मेटाबॉलिज्म को इफेक्ट करेगा, एरिथ्रोसाइट्स या ब्लड सेल्स पे इफेक्ट, रेड ब्लड सेल्स पे वो इफेक्ट नहीं करता। सो इट्स जस्ट एन एग्जांपल ऑफ स्पेसिफिसिटी। तो स्पेसिफिसिटी मीन्स अ सिग्नल मॉलिक्यूल फिट्स बाइंडिंग ऑन कॉम्प्लीमेंट्री रिसेप्टर्स ऑन विच अदर सिग्नल्स डू नॉट फिट। Amplification by enzyme cascade results in when an enzyme associated with a signal receptor is activated. In turn, it catalyzes the activation of many molecules of its second enzymes, each of which activates many molecules of third enzyme and so on। तो ये किस चीज़ की एग्जाम्पल दे रहे हैं हम ये डोमिनो इफेक्ट की एग्जाम्पल दे रहे हैं कि जब एक सिग्नल या एक लाइगेंड या वोल्टेज एक रिसेप्टर को एक्टिवेट करता है, वो रिसेप्टर एक एंजाइम को एक्टिवेट करेगा, वो फिर एक अगले एंजाइम को एक्टिवेट करेगा, वो एक अगले एंजाइम को एक्टिवेट करेगा, फिर प्रोटीन के अंदर चेंजेस आएंगे और फिर सेल अपना रिस्पॉन्स शो करेगा। सो इट इज़ अ टाइप ऑफ एम्पलीफिकेशन कि एक चीज़ दूसरे तक एम्पलीफाई होगी, बढ़ेगी। एम्पलीफिकेशन मीन्स व्हेन एंजाइम्स एक्टिवेट एंजाइम्स the number of affected molecules increases geometrically in a enzyme cascade। कि एंजाइम 1 ने इन 3 एंजाइम्स को एक्टिवेट किया विच आर द एंजाइम 2, और इन सेकेंड स्टेप ने फिर थर्ड स्टेप को एक्टिवेट किया और वो इंडिविजुअल एंजाइम फिर कई एंजाइम्स को एक्टिवेट करता है जैसे कि इस डायग्राम में शो कर रहे हैं। Such cascades can produce amplifications of several orders of magnitudes within milliseconds। मतलब मिलीसेकेंड्स में एम्पलीफिकेशन होती है। डिसेंसिटाइजेशन का ऑलरेडी मैं आपको बता चुकी हूँ क्या मतलब है। द सेंसिटिविटी ऑफ रिसेप्टर सिस्टम इज सब्जेक्ट टू मॉडिफिकेशन व्हेन अ सिग्नल इज प्रेजेंट कंटिन्यूसली। अगर एक सिग्नल बहुत देर के लिए मौजूद है, वो डिग्रेड नहीं हो रहा, तो डिसेंसिटाइजेशन ऑफ द रिसेप्टर सिस्टम रिजल्ट्स व्हेन द स्टिमुलस फॉल्स बिलो अ सर्टेन थ्रेशोल्ड, द सिस्टम बिकम्स सेंसिटिव अगेन। वही बात होगी, अगर एसिटाइलकोलिन अपने रिसेप्टर के साथ बहुत देर तक जुड़ा हुआ है तो फिर चैनल्स नहीं खुलते और जितना भी फिर एसिटाइलकोलिन लगा रहे वो नहीं रिसेप्टर रिस्पॉन्ड करेगा। लेकिन जैसे ही एसिटाइलकोलिन उससे हट जाएगा तो फिर वो अपने नॉर्मल पे वापस आ जाएगा और फिर वो एसिटाइलकोलिन को रिस्पॉन्ड कर जाएगा। इसमें वो सेंस ऑफ स्मेल की एग्जांपल ज़हन में रखें, फिर इजी रहता है याद करना। थिंक ऑफ व्हाट हैपन्स टू योर विजुअल ट्रांसडक्शन सिस्टम व्हेन यू वॉक फ्रॉम ब्राइट लाइट इनटू अ डार्कन रूम और फ्रॉम डार्कन रूम टू इनटू अ लाइट वाइट। जब आप अपने कमरे में, अंधेरे वाले कमरे में बैठे होते हैं और एकदम से आप बाहर जाते हैं, धूप में जाते हैं, तो क्या होता है एकदम से आपकी आंखें के अंदर एक चुभन महसूस होती है। क्यों? क्योंकि आपके प्यूपिल्स जो थे वो डायलेटेड थे जब आप एक डार्कन रूम में प्रेजेंट थे। तो एकदम से जब आप एक लाइट वाले रूम में गए तो वो क्या हुआ, प्यूपिल्स आहिस्ता आहिस्ता जिसे कहते हैं अपने आते हैं कंस्ट्रिक्टेड फेज में ताकि कम लाइट हो। तो ये भी डिसेंसिटाइजेशन में होगी कि वक्ती तौर पे आपको चुभन महसूस होगी, लेकिन उसके बाद जब आपके सेल्स सेंसिटाइज हो जाएंगे फिर आपको वो चुभन महसूस नहीं होगी। तो डिसेंसिटाइजेशन का मतलब है कि रिसेप्टर एक्टिवेशन ट्रिगर्स अ फीडबैक सर्किट दैट शट्स ऑफ द रिसेप्टर, रिमूव्स इट फ्रॉम द सेल सरफेस। कि मतलब अगर देर तक सिग्नल रिसेप्टर के ऊपर रहेगा तो वो कोई रिस्पॉन्स शो नहीं करेगा। डार्क एंड रूम की एग्जांपल ये है कि अगर बहुत देर तक आप डार्क वाले रूम में रहोगे तो फिर आपके प्यूपिल्स रिस्पॉन्ड नहीं करते लाइट को एकदम से जब आप लाइट में जाते हो, लेकिन जब थोड़ी देर तक आप लाइट में रहोगे फिर वो उसको रिस्पॉन्ड करना शुरू कर देते हैं। इंटीग्रेशन का मतलब क्या है? द एबिलिटी ऑफ द सिस्टम टू रिसीव मल्टीपल सिग्नल्स एंड प्रोड्यूस अ यूनिफाइड रिस्पॉन्स। सो डिफरेंट सिग्नलिंग पाथवेज डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द ऑर्गेनिज्म में हेल्प कर रही होती हैं।